दोस्तों, इस वीडियो में हम हंगरी के लेटेस्ट चुनाव की बात करेंगे। इसका रशिया यूक्रेन वॉर पर क्या इम्पैक्ट होगा इसकी बात करेंगे। नए प्रधानमंत्री के आने से हंगरी के नेटो के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ कैसे संबंध रहेंगे इसकी बात करेंगे। तो हाल ही में हंगरी में चुनाव हुए जिसमें 16 साल से पावर में रहे विक्टर ऑर्बन की करारी हार हुई। विक्टर ऑर्बन हंगरी के प्रधानमंत्री थे। ये यूरोप में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स को लीड कर रहे थे, लेकिन रिसेंट चुनावों में उनकी हार हो गई। विक्टर ऑर्बन के ओपोनेंट पीटर मैग्यार ने मैसिव मेजॉरिटी के साथ चुनाव जीत लिया। ऑर्बन 2010 से हंगरी के प्रधानमंत्री थे। वो अपने नेशनलिस्ट व्यूज़ और क्रिश्चियन कंजर्वेटिज्म के लिए जाने जाते थे। अपने एंटी इमिग्रेशन स्टांस के लिए जाने जाते थे। रशिया और चाइना के प्रति अपने इंक्लिनेशन के लिए जाने जाते थे और लिबरल वेस्टर्न ऑर्डर के रिजेक्शन के लिए जाने जाते थे। विक्टर ऑर्बन के लंबे टेन्योर में धीरे धीरे लोगों का इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। हंगरी की ग्रोथ स्लो हो रही थी, देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, पब्लिक सर्विसेज कमज़ोर हो रही थी। हंगरी के लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका जीवन इम्प्रूव नहीं हो रहा है, पब्लिक फंड्स का मिसयूज़ हो रहा है। फिर ऑर्बन सरकार के खिलाफ क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप लग रहे थे। काफ़ी सारे लोगों का मानना था कि ये सरकार अपने अमीर दोस्तों के लिए काम कर रही है। तो देश के अंदर ये जो एलीट पॉलिटिक्स हो रही थी और ये करप्शन चल रहा था, इससे काफ़ी सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे। फिर चूंकि ऑर्बन लिबरल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे तो इसको डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग की तरह परसीव किया जा रहा था। मीडिया पर कंट्रोल हो गया, जुडिशरी को वीकन करना हो गया, या इलेक्शन सिस्टम को रिग करके अपने फेवर में टिल्ट करना हो गया। इन सब के कारण जो फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी का इरोजन हो रहा था, लोग इसके अगेंस्ट थे। तो पूरे सिस्टम के अगेंस्ट ये जो शॉर्टकमिंग थी, इसको पीटर मैग्यार भीतर से जानते थे, क्योंकि एक समय पर वो विक्टर ऑर्बन की ही कैंप में थे। तो वो पूरे सिस्टम को अच्छे से जानते थे, इन सभी कमियों को समझते थे। तो जब मैग्यार ने इस सिस्टम को स्ट्रांगली चैलेंज किया तो उनको जनता का भारी समर्थन प्राप्त हुआ। उनकी सेंटर राइट पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। मैग्यार ने अपनी कैंपेन में कहा कि वो करप्शन से लड़ेंगे, क्रोनी कैपिटलिज्म को ख़त्म करेंगे, देश में रूल ऑफ लॉ को रिस्टोर करेंगे। विक्टर ऑर्बन के अंदर जो हंगरी यूरोपियन यूनियन से आइसोलेट हो रहा था, इसे रेक्टिफाई करेंगे। इन सभी प्रोमिसेस ने लोगों को अपील किया। विक्टर ऑर्बन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के प्रति अपने सॉफ्ट स्टांस के लिए जाने जाते थे, इसलिए उनकी लीडरशिप में यूरोपियन यूनियन के साथ हंगरी के टाइज स्ट्रेन हो रहे थे। हंगरी को यूरोपियन यूनियन के अंदर एक इंटरनल स्पॉइलर की तरह देखा जाने लगा था। मैग्यार ने इसे ठीक करने का वादा किया। हंगरी को जो नेटो और यूरोपियन यूनियन से एक आउटलायर की तरह देखा जा रहा है, इसे रेक्टिफाई करने का वादा किया। लिबरल ऑर्डर को रिस्टोर करने का वादा किया। इस पर उनको लोगों का समर्थन मिला। मैग्यार का कहना है कि वो डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, जबकि विक्टर ऑर्बन इन सभी चीज़ों को चैलेंज करते थे, यूरोपियन यूनियन के डिसीजंस को ब्लॉक करते थे, रशिया के ऊपर यूरोपियन सैंक्शंस को अपोज करते थे, यूरोप के साथ इंटीग्रेशन के बजाय नेशनलिज्म को प्रमोट करते थे। इसके ठीक विपरीत मैग्यार चाहते हैं कि हंगरी यूरोपियन यूनियन और नेटो के साथ ज़्यादा अच्छे से इंटीग्रेट करे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को रिस्टोर किया जाए, यूरोपियन यूनियन के फ्रोजन फंड्स को रिलीज़ किया जाए। विक्टर ऑर्बन कई बार यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो यूक्रेन को एड पैकेजेस दिए जाते थे, उन्हें या तो डिले करते थे या ब्लॉक करते थे। उनकी लीडरशिप के अंडर यूक्रेन जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता था, इसको हंगरी अपोज करता था, क्योंकि उनका मानना था कि ये मूव रशिया को एंगर कर देगी, वॉर को एस्केलेट कर देगी, यूरोप को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि हंगरी रशिया के ऊपर एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है। हंगरी ने रशिया के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्लान साइन कर रखा है, जिसमें एनर्जी, ट्रेड, कल्चर कवर होता है। इसलिए विक्टर ऑर्बन ओपनली एंटी रशिया स्टांस नहीं लेते थे। तो मैग्यार का मानना है कि ये सभी चीज़ें यूक्रेन को जाने वाले वेस्टर्न सपोर्ट को स्लो डाउन करती थी, रशिया को डिप्लोमेटिक ब्रीदिंग रूम प्रोवाइड करती थी। विक्टर ऑर्बन के व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। दोनों लीडर्स के द्वारा एक दूसरे को टारगेट किया जाता था। तो चुनाव जीतने के बाद पीटर मैग्यार का कहना है कि जहाँ तक एनर्जी प्रैग्मेटिज्म की बात आती है, तो इस पर तो वो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हंगरी के लिए रशिया से आने वाली एनर्जी चीपेस्ट और सेफेस्ट है। तो मैग्यार ने कहा है कि वो इसको जारी रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ वो यूक्रेन की सोवरेनिटी को सपोर्ट करेंगे। हंगरी युद्ध में मिलिटरीली इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन यूक्रेन की सोवरेनिटी को सपोर्ट करेगा, रशिया को युद्ध को एंड करने के लिए कहेगा। ऑर्बन के अंदर हंगरी एक प्रकार से यूरोपियन यूनियन के अंदर रशिया की वीटो का काम कर रहा था। मैग्यार इसको बंद करेंगे। मैग्यार के अंदर यूरोपियन यूनियन स्मूथली यूक्रेन को एड प्रोवाइड कर पाएगा और रशिया के ऊपर सैंक्शंस को इम्पोज कर पाएगा। तो ओर्बन सरकार के गिरने से
यूरोपियन यूनियन और नेटो के अंदर रशिया की एक रिलायबल फुटहोल्ड का अंत हो गया है। इसलिए विक्टर ऑर्बन की हार को रशिया के लिए एक सेटबैक की तरह देखा जा रहा है और यूक्रेन के लिए एक जीत की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अब यूरोप की तरफ से यूक्रेन को जो एड जाएगी उसमें हंगरी की तरफ से कोई भी रोड़ा नहीं अटकाया जाएगा। हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार व्लादिमीर पुतिन के साथ उस तरह से फ्रेंडली नहीं रहेंगे जिस प्रकार से विक्टर ऑर्बन थे, तो उनके आने से यूरोपियन यूनियन के अंदर रशिया का इन्फ्लुएंस कम होगा। विक्टर ऑर्बन को डोनाल्ड ट्रंप भी सपोर्ट करते थे। इवन कैंपेनिंग के दौरान विक्टर ऑर्बन को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हंगरी गए थे। हालांकि ट्रंप और उनके एलाइज के द्वारा ओपनली सपोर्ट करने के बावजूद ऑर्बन जीत नहीं पाए। हंगरी के वोटर्स ने ऑर्बन स्टाइल पॉलिटिक्स को रिजेक्ट कर दिया। इससे समझ में आता है कि एक्सटर्नल बैकिंग के बावजूद यदि इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन है तो आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। आपकी जनता यदि आपसे डिससैटिस्फाइड है तो आप चुनाव नहीं जीतोगे। मैग्यार का कहना है कि वो करप्शन को हटाने की दिशा में काम करेंगे, गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे। हालांकि माइग्रेशन के इशू पर वो भी कंजर्वेटिव हैं, सोशल इश्यूज़ पर वो भी केयरफुल रहेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि पीटर मैग्यार पूरी तरीके से लिबरल लीडर नहीं है, वो सेंटर राइट हैं। हालांकि ऑर्बन के जितना वो पॉपुलिस्ट लीडर नहीं है, बट स्टिल पूरी तरीके से लिबरल भी नहीं है। हालांकि उनके आने से यूक्रेन के ऊपर यूरोपियन यूनियन की यूनिटी मजबूत होगी। विक्टर ऑर्बन की हार दिखाती है कि जब इकोनॉमी अच्छा न कर रही हो, देश में इकोनॉमिक क्राइसिस हो, तो केवल पॉपुलिज्म आपको चुनाव नहीं जिता सकता। पॉपुलिज्म की अपनी लिमिटेशंस हैं। जब देश में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस हो तो फिर लोग आइडियोलॉजी को वोट नहीं करते हैं, तब वो बेटर गवर्नेंस, लेस करप्शन को चुनते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए वोट करते हैं। और ये एक ग्लोबल ट्रेंड है, केवल हंगरी में ही नहीं, हर जगह ये देखने को मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप यदि नहीं सुधरते हैं तो मिड टर्म्स में उनको भी यही देखने को मिलेगा। तो अब पीटर मैग्यार के सामने एक बड़ी चुनौती है। उनको इंस्टीट्यूशंस को फिक्स करना है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, जनता की हाई एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना है। चुनाव जीतना कठिन है, लेकिन सिस्टम को रिफॉर्म करना और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना उससे भी ज़्यादा कठिन है। स्ट्रॉन्ग लीडर्स को कुछ समय के लिए लोग टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन यदि इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही हो तो फिर जनता की तरफ से स्ट्रॉन्ग पुशबैक आता है। और जनता के अंदर कितनी ताकत होती है जनता ये बार बार दिखा देती है। विक्टर ऑर्बन के अंदर हंगरी ट्रांजैक्शनल था, उसने कोई भी मिलिट्री रोल अज्यूम नहीं किया था रशिया यूक्रेन वॉर में। पीटर मैग्यार के अंदर भी ऐसा ही होगा। इस चीज़ को मेंटेन किया जाएगा। फिर एनर्जी सिक्योरिटी पर हंगरी के स्टांस को मेंटेन किया जाएगा। रशिया से चीप तेल लेना जारी रखा जाएगा। बस ये होगा कि यूरोपियन यूनियन की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के साथ मैग्यार ज़्यादा अलाइन करेंगे, ऑर्बन की तरह ऑब्स्टिकल्स नहीं अड़ाएंगे। मैग्यार के आने से यूरोपियन वॉइस ज़्यादा एम्पलीफाई होगी। ऑर्बन के अंदर जो हंगरी को यूरोपियन यूनियन के प्रॉब्लमैटिक मेंबर की तरह देखा जाता था वो बंद होगा। ऑर्बन ने जो यूरोपियन यूनियन के कोहेजन फंड्स को फ्रीज कर रखा था, मैग्यार के आने से वो रिलीज़ होंगे। हंगरी और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रस्ट रिस्टोर होगी, नेटो की यूनिटी स्ट्रेंथन होगी। एक तरह से हंगरी मेन स्ट्रीम में री एंटर करेगा। तो वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर ये जो डिवीजन आ रहा था ये कम होगा। ऑर्बन के अंदर हंगरी ने नेटो में स्वीडन के एक्सेशन को डिले किया था। नेटो के द्वारा यूक्रेन को जो एड पैकेजेस दिए जाते थे उसमें से हंगरी ऑप्ट आउट कर लेता था, क्योंकि विक्टर ऑर्बन का ओपिनियन था कि नेटो अलायंस को स्ट्रिक्टली डिफेंसिव रहना चाहिए, वॉर को एस्केलेट नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स नहीं करने चाहिए। तो ऑर्बन के जाने के बाद ये जो नई गवर्नमेंट आएगी मैग्यार के अंदर, ये यूरोपियन यूनियन और नेटो के साथ ज़्यादा कोऑपरेटिव रहेगी। तो इससे यूरोपियन यूनियन और हंगरी के बीच में फ्रिक्शन कम होगा। रशिया के साथ हम बात ही कर चुके हैं, प्रैग्मेटिक और एनर्जी ड्रिवन टाइज रहेंगे पहले की तरह। हंगरी के अंदर सोवियत एरा का इंफ्रास्ट्रक्चर है और हंगरी की ज्योग्राफी इस तरह से है कि रशियन हाइड्रोकार्बन्स पर तो उसकी निर्भरता रहेगी ही। रशिया से जो चीप एनर्जी आती है, इसी की मदद से हंगेरियन गवर्नमेंट्स एनर्जी प्राइसेस को सब्सिडाइज कर पाती हैं, जिसका उनको पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है। तो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए मैग्यार इसको जारी रखेंगे, इसे नहीं छेड़ेंगे। तो हंगरी को जाने वाले एक्सपोर्ट्स तो रशिया के जारी रहेंगे, लेकिन रशिया वेस्टर्न क्लब के अंदर, यूरोप के अंदर अपने वीटो प्रॉक्सी को खो देगा। तो हंगरी के लेटेस्ट चुनाव में विक्टर ऑर्बन की डिफीट को एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरह देखा जा रहा है। यूरोपियन यूनियन का एक इंटरनल डिसरप्टर जा चुका है। यूक्रेन की एड के ऊपर से प्रेशर कम हो गया है। रशिया का लेवरेज कम हो गया है। यूरोपियन यूनियन का कोहेजन बढ़ गया है। नेटो की यूनिटी मजबूत हो गई है। व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप का लॉस हुआ है, उन्हें स्ट्रेटेजिक सेटबैक लगेगा। तो इस इवेंट को एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक की तरह देखा जा रहा है। आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा कि पीटर मैग्यार अपनी प्रॉमिसेस पर किस तरीके से डिलीवर करते हैं।